गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड ईयर की इस क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। और सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था फिरोज तुगलक, जिसकी गृह नीति को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। एंड नाउ हम उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी यानी विदेश नीति थी, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पूर्व में ये पढ़ चुके हैं कि फिरोज तुगलक एक योग्य सेना नायक नहीं था और ना ही एक पराक्रमी सैनिक था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा कुछ सैनिक अभियान किए गए थे जो भी उसके सलाहकारों के द्वारा दबाव में आकर के उसने ये सैनिक अभियान किए थे। और स्पेशली ये सैनिक अभियान जो थे वो उसकी हिंदू विरोधी नीति या उसकी धर्मांधता का ही कहीं ना कहीं परिचायक रहे थे। इस संदर्भ में सबसे पहला हमारा टॉपिक है बंगाल पर आक्रमण, जो 1353 ईस्वी में फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। यहाँ इससे पूर्व एक जानकारी आपको देना चाहूँगी। 1338 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही बंगाल दिल्ली से पृथक हो गया था, और ये बात हमने जब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था तब भी इस बात पर चर्चा की थी। और इस समय हाजी इलियास, जिसे शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से भी जाना जाता है, फिरोज तुगलक के समय में ये हाजी इलियास या शमशुद्दीन इलियास शाह एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। और 1353 ईस्वी में इसी हाजी इलियास के विरुद्ध फिरोज तुगलक ने सैनिक अभियान किया था, क्योंकि हाजी इलियास ने दिल्ली के अधीन जो विस्तृत क्षेत्र था उस पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसे फिरोज तुगलक सहन नहीं कर पाया था। तो कारण आपको समझ में आया होगा। इलियास शाह द्वारा दिल्ली के विभिन्न अधीन क्षेत्रों पर आक्रमण जब किया गया तो वो फिरोज तुगलक से सहन नहीं हुआ, और इसीलिए 1353 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने हाजी इलियास के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। क्योंकि शाही सेना काफ़ी विशाल थी, हाजी इलियास जो था उस सेना का सामना नहीं कर सका और अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़ करके इकदला, ये नाम याद रखिएगा, इकदला के दुर्ग में उसने शरण ली थी। और बाद में सुल्तान फिरोज शाह जो था उसने इस इकदले को भी जीतने का प्रयास किया था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। कारण था वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका था, इसलिए फिरोज घबराकर भाग आया था। किंतु 1359 ईस्वी में बंगाल के जो शासक थे इस समय जफर खान, उन्होंने सिकंदर के अत्याचारों के विरुद्ध फिरोज तुगलक से सहायता की याचना की थी, और इसीलिए 1359 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया था। और दुर्भाग्य से इस बार भी इकदला को जीतने में फिरोज तुगलक असफल रहा था और उसे पुनः वापस अपनी राजधानी लौटना पड़ा और बंगाल की स्वतंत्रता कायम रही। इस प्रकार 1353 ईस्वी हाजी इलियास शाह के शासनकाल में और उसके बाद जफर खां के अनुरोध पर 1359 ईस्वी में बंगाल पर 2 सैनिक अभियान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए। इसके बाद उसका अभियान था जगन्नाथ पर आक्रमण। जगन्नाथ आप जानते हैं हमारे हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ जगन्नाथ जी का प्रमुख मंदिर है, और ये जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो जॉर्ज नगर, जो हिंदू राज्य था जॉर्ज नगर में ये जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर था। और इस मंदिर पर आक्रमण करने का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं उसकी हिंदू विरोधी नीति को की ओर संकेत करता है। तो प्रमुख उद्देश्य उसका क्या था जगन्नाथ पर आक्रमण का? जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना। जब उसके द्वारा जगन्नाथ पर आक्रमण किया गया तो मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया और उन्हें इधर उधर उसके टुकड़े जो थे वो फेंकवा दिए गए। स्पेशली इन मूर्तियों के टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया गया था। बाद में जो जॉर्ज नगर का हिंदू राजा था उसने सुल्तान फिरोज की अधीनता को स्वीकार
कर लिया था और फिरोज को बहुत सारी भेंट उपहार इस हिंदू शासक के द्वारा दी गई थी, जिससे प्रसन्न होकर फिरोज तुगलक वापस अपनी राजधानी में लौट आया था। जगन्नाथ के आक्रमण के बाद नगरकोट पर फिरोज के द्वारा आक्रमण किया गया था 1360 ईस्वी में, और ये आक्रमण भी हिंदू राजा के विरुद्ध था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद यहाँ के शासक द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की अधीनता थी उसका परित्याग कर दिया गया था, उसकी प्रभु सत्ता का त्याग कर दिया गया था। यहाँ के शासक के द्वारा 6 महीने तक शाही सेना का निरंतर प्रतिरोध किया गया, किंतु बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से जो फिरोज तुगलक का नगरकोट का अभियान था उसे एक सफल अभियान कहा जा सकता है, और फिरोज की अधीनता को भी उसे स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसिद्ध समकालीन इतिहासकार फरिश्ता, उसके अनुसार इस अभियान में फिरोज ने नगरकोट में स्थित प्रसिद्ध जो ज्वाला देवी का मंदिर है, ज्वालामुखी का मंदिर है, उसे नष्ट कर दिया था। वहाँ के मंदिर के साथ साथ जो मंदिर में स्थापित मूर्तियां थी उनके भी टुकड़े उसके द्वारा कर दिए गए थे। यानी ये जो ज्वालामुखी का मंदिर था इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और यहाँ से जो लूट यहाँ पर की गई थी उस लूट के माल में 1300 संस्कृत ग्रंथों की प्राप्ति फिरोज तुगलक को हुई थी, जिनका फारसी भाषा में अनुवाद उसके द्वारा कराया गया था। जब अभी हमने उसका शिक्षा और साहित्य लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें बताया था कि उसने इस बात से पर विशेष ध्यान दिया था कि जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो ज्ञान और दर्शन के अथाह कोश हैं, उनको उसने फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था। तो यहाँ से भी जो 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे उनको उसने फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था। इसके बाद उसका प्रमुख आक्रमण था सिंध पर, जो 1361-62 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर आक्रमण का कारण जो था वो था विद्रोही गतिविधियों का बढ़ना, और इन विद्रोही गतिविधियों को बढ़ाने वाला प्रमुख नेता जो था उसका नाम था जामबावनिया, या दूसरे शब्दों में जामबावनिया के नेतृत्व में सिंध प्रांत में विद्रोही गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जामबावनिया ने शाही सेना का जमकर प्रतिरोध करा और फलस्वरूप शाही सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, और अधिक सैनिक सहायता प्राप्ति के उद्देश्य से फिरोज तुगलक के द्वारा फिर गुजरात की ओर कूच किया गया। इसी समय जो वजीर था खाने जहां मकबूल, जब उसे स्थिति की जानकारी हुई तो उसने सुल्तान की सहायता के लिए दिल्ली से एक विशाल सेना भेजी। 1363 ईस्वी में फिर फिरोज तुगलक द्वारा इस नई सेना की शक्ति के साथ थट्टा पर आक्रमण किया गया, और इस बार विवश होकर जामबावनिया ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे वार्षिक कर देना उसने स्वीकार कर फिरोज तुगलक को दिल्ली लौटने के लिए विवश कर दिया था। अब हम बात करते हैं विभिन्न विद्रोहों का दमन जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में या उसके शासन काल में हुए थे। अपने शासन काल में उसे निम्न विद्रोहों का सामना करना पड़ा था, जिसमें पहला था गुजरात के सूबेदार दमगानी का विद्रोह। इसका कारण क्या था? राजस्व वसूली की निश्चित रकम जमा न करवा पाना। यानी ये जो सूबेदार था इसे गुजरात में राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था, किंतु जो निश्चित धनराशि सल्तनत के राजकोष में जमा करवानी होती थी, जब वह उस निश्चित रकम को जमा नहीं करवा पाया तो उसने सुल्तान के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया। सुल्तान के द्वारा उसके विद्रोह का दमन किया गया और शाही सेना ने दमगानी की हत्या कर उसका कटा हुआ सर दिल्ली भिजवा दिया गया था। दूसरा विद्रोह था 1377 ईस्वी में इटावा के जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। ये लोग जो थे बिना सख्ती के कर वसूली के आदी नहीं रहे थे, अतः शाही सेना द्वारा इनके विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। तीसरा विद्रोह था बुंदेलखंड में स्थित हिंदू राजा खड़गू का विद्रोह। इसके विद्रोह का कारण क्या था? इसके द्वारा 2 सैयद मुसलमानों को मरवा दिया गया था, इसलिए इसको दंड देने और इसका दमन करने के लिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक स्वयं सेना सहित पहुंचा था। और ऐसा माना जाता है कि खड़गू के दमन के पश्चात यहाँ खुलेआम से लूटमार और कत्लेआम किया गया था और ऐसा माना जाता है कि 23,000 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना लिया गया था। और इसके साथ साथ जो प्रमुख विद्रोह थे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में, वो भी समाप्त होते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण विद्रोह थे जिनको आप और विस्तृत रूप से एक बार देख लीजिएगा। अब लास्ट जो फिरोज तुगलक की मृत्यु है उसके बारे में आज की क्लास में, जुलाई 1374 ईस्वी में फिरोज के पुत्र का निधन हो गया था। उसका नाम था फतेह खां और फतेह खां की मृत्यु जो थी उससे सुल्तान फिरोज शाह को गहरा सदमा लगा था और इस समय फिरोज शाह की उम्र भी काफी हो चुकी थी, अतः उसमें निर्णय लेने की शक्ति का भी पतन होने लगा था या उसकी निर्णय बुद्धि जो थी वो भी क्षीण होने लगी थी। उसने अपने दूसरे पुत्र जफर खां को उत्तराधिकारी घोषित करा और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी 20 सितंबर 1388 ईस्वी में। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के चरित्र और मूल्यांकन की। तो उसके चरित्र और मूल्यांकन को लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद है, विभिन्न मत दिए गए हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता दूं कि बर्नी और अफीफ जैसे जो उसके समकालीन इतिहासकार हैं, जिन्हें सुल्तान के द्वारा राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया गया था, उन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की भारी प्रशंसा की है और उसे एक न्यायप्रिय, दयालु, उदार और एक आदर्श शासक बताया है। और इसका कारण संभवतः यह ऐसा माना जाता है कि समकालीन इतिहासकार जो थे वो अपने आश्रयदाता के चारित्रिक दोषों या उसकी शासकीय कमियों को कभी भी उजागर नहीं करते थे। संभवतः यही कारण है कि इन समकालीन इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा के पुल बांधे हैं। इसी प्रकार से आप एक इतिहासकार और भी ले सकते हैं, वुलजले हेग हुए हैं, पाश्चात्य इतिहासकार वुलजले हेग। वुलजले हेग ने भी उसके संबंध में लिखा है, अकबर से पहले भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में फिरोज के राज्यकाल के साथ एक अत्यंत उज्जवल युग का अवसान होता है। यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए, हम विभिन्न जो इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, चाहे वो V.A. स्मिथ हों, चाहे हमारे भारतीय इतिहासकार हों, चाहे फारसी इतिहासकार हों, उन्होंने फिरोज तुगलक में मिले जुले गुण और अवगुण जो है उनको विस्तृत रूप से यहाँ पर रखा है इस टॉपिक में। और इसके साथ साथ जब हम स्वयं इस बात को देखें तो निश्चित रूप से वो एक उदार शासक था, नो डाउट, बट उसकी उदारता जो है वो कहीं ना कहीं उसकी असहिष्णुता की नीति का भी परिचायक है, क्योंकि जहाँ वो मुसलमानों के प्रति उदार था वहीं हिंदुओं के प्रति वह कठोर था। उसे हम एक उच्च कोटि का आदर्श शासक मान सकते हैं और लेकिन
यदि हम उसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो वह ना तो उच्च कोटि का आदर्श शासक था और ना ही एक सफल शासक था। उसकी नीतियां जो थी वो कहीं ना कहीं तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी, चाहे उसकी दास प्रथा हो, चाहे उसकी धर्मांधता की नीति हो। इन पॉइंट्स के आधार पर आप उसकी चारित्रिक और उसका जो मूल्यांकन है उसको आप विस्तृत रूप से तैयार कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।